तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं आपके सामने, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का जो एक टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण जो हम करते हैं उसके आखिर उद्देश्य क्या है, उसको लेकर के बनाया गया है। और विभिन्न परीक्षाओं में ये टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा विस्तार से देखिएगा, जिसमें मैं पूरा इस चीज को आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। सो वेलकम टू टीचिंग एप्टीट्यूड हब। ये टीचिंग एप्टीट्यूड हब में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं आपको समय समय पर टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित विभिन्न वीडियोज आपके सामने लाता रहता हूँ बीच बीच में, और आप हमसे लगातार जुड़ते रहें, इस सीरीज से जुड़े। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा इसका विस्तार से विवरण दिया गया है। तो सारी एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, उससे आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन में ऐप भी मैंने दिया हुआ है, यहाँ से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, शिक्षण का उद्देश्य क्या है। शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो ओवरऑल ये है कि हमें विद्यार्थियों में अधिगम उत्पन्न करना है। अब अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, यानी छात्र सीख सके, छात्र सीखे। यही शिक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य है। अब इस उद्देश्य को एक्सप्लेन किया गया है अलग अलग एस्पेक्ट्स में। ये शिक्षण का उद्देश्य अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से दो जो विचारक हैं उनकी बात यहाँ पे हम करेंगे। पहला है ब्लूम और दूसरे हैं ग्रेगने एंड ब्रिक्स। इन दोनों की अपनी अपनी थ्योरीज हैं। तो इनका एक फ्लो चार्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में इन्होंने अपनी बात को रखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे ब्लूम द्वारा शिक्षण का वर्गीकरण। ब्लूम ने शिक्षण को बांटा हुआ है 3 भागों में, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोवैज्ञानिक ज्ञान क्षेत्र में। इनके अंतर्गत भी अलग अलग चीजें आती हैं जो हम आगे विस्तार से वर्णन इसका करेंगे। दूसरा ग्रेगने और ब्रिक्स के द्वारा वर्गीकरण किया गया है, जो कहते हैं ज्ञानात्मक रणनीतियां, बौद्धिक कौशल, मनोदृष्टि, मौखिक सूचना और संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लूम की। तो ब्लूम ने शिक्षण का किस तरीके से वर्गीकरण किया, इसकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो ब्लूम ने शिक्षण, या हम जिसे कहते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य, इसको ब्लूम ने 3 भागों में बांटा है, और जिसे अंग्रेजी में 3H भी कहते हैं। ब्लूम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें 3H भी कहा जाता है इंग्लिश में। पहला H है हेड, जिसे हम कहते हैं ज्ञानात्मक क्षेत्र, हेड अर्थात ज्ञानात्मक क्षेत्र। दूसरा है हार्ट, हार्ट अर्थात भावात्मक क्षेत्र। और तीसरा जो होता है हैंड, हैंड अर्थात मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। आप आगे फिगर भी यहाँ पे बना है, उसमें भी देख सकते हैं। तो जो हेड वाला जो लेवल है वो कॉग्निटिव लेवल है, हार्ट वाला जो लेवल है वो अफेक्टिव लेवल है, और साइकोमोटर जो तीसरा लेवल है वो हमारा जो एक्शन से रिलेटेड है, जिसे हम हैंड से संबंधित यहाँ पे जोड़ा गया है। तो ये तीनों चीजें क्या होती हैं इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र की बात की गई, ब्लूम के क्लासिफिकेशन का पहला पार्ट, जिसे वो हेड से इंगित करता है। अब हेड से हम क्या समझते हैं? हेड मतलब होता है सिर। सिर मतलब सिर के अंदर है हमारा दिमाग, जहां पे हम ब्रेन लगाते हैं, जहां पे हम दिमाग का काम करते हैं। दिमाग से हम जो चीजें सीखने की कोशिश करते हैं वो सभी क्या कहलाती है? हमारी ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत वो चीजें आती है। ठीक है, तो अब आप इस चीज को देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे तो बौद्धिक क्षमता जो है उसके विकास से संदर्भित है। इसमें पहली चीज, हमारे दिमाग का डेवलपमेंट कब होता है? बौद्धिक क्षमता यानी इंटेलेक्चुअल चीजें हम जिसे कहते हैं, इंटेलेक्ट जिसे हम कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, उसका विकास जो होता है, उसका पहला जो लेवल आता है, इसमें सबसे नीचे की लेवल की हम बात करते हैं। सबसे लो लेवल का ब्रेन क्या होता है, सबसे लो लेवल की बौद्धिकता क्या होती है? देखिए, इसको आप विषय से संबंधित ना समझे, वास्तविकता है ये, हमारे ब्रेन की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे लोअर जो लेवल होता है, आगे एक ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है उसका एक यहाँ पे डायग्राम भी बनाया हुआ है। तो सबसे लोअर लेवल होता है नॉलेज, सबसे पहले आता है ज्ञान, यानी किसी चीज के बारे में हम लोग सुनते हैं, किसी चीज के बारे में जान लेते हैं और उसको हम याद कर लेते हैं। पहला लेवल, बौद्धिकता का पहला स्तर, रिकॉल कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा होता है हमारा बोध, जिस चीज को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में हम कुछ समझने का प्रयास करते हैं, अंडरस्टैंडिंग हमारी उसके प्रति क्लियर होने लगती है कि ये चीज वास्तव में है क्या। तो ये होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग का लेवल, जिसमें हम कंप्रिहेंशन करने में सक्षम होते हैं। अगला होता है हमारा एप्लीकेशन। अब जो ज्ञान हमारे पास है
उसको हम अप्लाई करना प्रारंभ करते हैं, उसका हम उपयोग करना प्रारंभ करते हैं। तो यूजिंग नॉलेज इन द न्यू सिचुएशन, उस ज्ञान को नई जगहों पे हम कैसे लगाएंगे, कहां पे उसका उपयोग होगा, तो ये हमारा है एप्लीकेशन। नेक्स्ट वन इज द एनालिसिस, जिसे हम कहते हैं विश्लेषण। अब विश्लेषण, अभी आपने पीछे एक फ्लो चार्ट देखा था जिसमें हमने किस तरीके से बांटा हुआ था, तो सारे पार्ट्स में बांटना, चीजों को टुकड़े टुकड़े करके पढ़ना, इसे कहते हैं विश्लेषण। यानी कि ब्रेकिंग थिंग्स डाउन, क्रिटिकल थिंकिंग, यानी जिन चीजों के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में उसके बारे में विस्तार से उस चीज को गहनता से समझने का प्रयास करना। और जब हम हर चीज को अलग अलग समझ लेते हैं, उसका विश्लेषण जब हम कर लेते हैं, तो नेक्स्ट लेवल आता है संश्लेषण। जो अलग अलग हमने किया उसको फिर से एक साथ मिला देना, मिक्स कर देना, यानी सिंथेसिस, पुटिंग थिंग्स टुगेदर, क्रिएटिंग थिंकिंग। सबको मिला करके सोचना, अब सबको मिला करके एक समग्र सोच एक हम उसके प्रति तैयार करते हैं, किसी ज्ञान के प्रति, और उसके आधार पर हम आगे क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, यानी कि मूल्यांकन करते हैं। तो ये पूरा एक लेवल यहाँ पे बताया गया है ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का, ब्लूम का वर्गीकरण है, एक्सप्लेनेशन है। आगे हम बढ़ते हैं, तो किस तरीके से ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र काम करता है, वही चीजें यहाँ पे फिर से अलग अलग ग्राफ्स के थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो किस तरीके से नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो रिमेंबर, हम किस चीज को रखते हैं, याद रखते हैं, फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसको इवेल्युएट करते हैं, और फिर उसको क्रिएट करते हैं, नए नॉलेज को हम क्रिएट करते हैं। तो ये पूरा एक सिस्टम था, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, अब हम एक एग्जांपल लेंगे इसका, किस तरीके से चीजें होती हैं। ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का एग्जांपल बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आप लोग जरूर इसको रिलेट करेंगे, पूरा ध्यान से आप सुनिएगा, फोकस होकर के देखिए। पहली चीज आती है रिमेंबरिंग, हमने कहा पहला लेवल है याद रखना। तो कोई टॉपिक के ऊपर हम कैसे पढ़ते हैं, माना हमें ग्लोबल वार्मिंग पढ़ना है या बच्चों को पढ़ाना है, तो पहले लेवल पे जो शिक्षार्थी है, क्योंकि हमारा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, उसका ज्ञानात्मक क्षेत्र मजबूत हो। तो ज्ञानात्मक क्षेत्र उसका कैसे मजबूत होगा, देखिए सबसे पहले बच्चा जो जानेगा वो समझेगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की परिभाषा क्या है, परिभाषा मतलब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, हम उसको बताएंगे कुछ शब्दों में। तो भाई ये चीजें ग्लोबल वार्मिंग होती है, हमने उसको समझा दिया। जब बच्चा ग्लोबल वार्मिंग को लिखता है, आपने उसको पढ़ाया, आपने उसको कॉपी में लिखाते हैं, तो बच्चा याद करता है, परीक्षा में लिख लेता है। तो पहला लेवल है रिमेंबर का, सबसे लोअर लेवल जिसे कहा जाता है। उसको एक नई चीज का पता लगा, लेकिन उसने केवल याद करने, स्मृति के, मेमोरी के लेवल पर उस चीज को काम किया। दूसरा लेवल आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब बच्चा उसको समझता है, आपने उसको बताया, तो बच्चा यदि समझेगा, तो अब प्रश्न उसके अंदर उठेगा कि हाउ डज ग्लोबल वार्मिंग अकर, कि भाई आप ग्लोबल वार्मिंग तो बता रहे हैं, लेकिन ये उत्पन्न कैसे होती है, कैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो सेकंड क्वेश्चन आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। तीसरा आता है अप्लाई, जो चीज हमने समझी है अब हम उसको अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। तो अगला प्रश्न जो हमारे सम्मुख आएगा अप्लाई के लेवल पे, कि व्हाट विल हैपन इफ ग्लोबल टेम्परेचर कंटिन्यू टू राइज। अब बच्चा उसको अप्लाई कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर इसी तरीके से टेम्परेचर बढ़ता गया तो क्या हो जाएगा, भविष्य में क्या होगा। तो अब ये भविष्य से वो जोड़ने लगा, यानी कि अब वो किताब से बाहर आकर के उसका चिंतन करने लगा है, अप्लाई करने लगा है नॉलेज को। तो दैट इज अप्लाइंग लेवल। अगला लेवल जो है एनालाइजिंग की हमने बात की थी, विश्लेषण करने की बात की थी। अब विश्लेषण कैसे करेगा, तो अब वो उसके बारे में अलग अलग पक्षों के संदर्भ में सोचता है। अब वो कहता है कि हाउ कैन गवर्नमेंट हैव टू रिड्यूस द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को के प्रभावों को कम करने के लिए गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर सकती है। तो अब वो इसके बारे में, इससे संबंधित अलग अलग पक्षों के बारे में सोचने लगा। तो उसने एनालाइज करना शुरू किया। आगे अब वो इवेल्युएट करता है। इसके बाद वो कहता है कि हैज द ऑटोमेशन इंडस्ट्री बीन सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग CO2 एमिशंस। अभी आपने गवर्नमेंट की बात की, तो भाई आपने कहा कि कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, तमाम प्रकार की चीजें हो रही हैं, बच्चे ने इस चीज को जाना, ठीक है, उसको उसका उत्तर मिला एनालिसिस करने के बाद में। तो अब वो इसको इवेल्युएट कर रहा है, क्या गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं, क्या वो स्टेप्स वास्तव में कारगर हुए हैं। क्या ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है, आज जो गाड़ियां सड़कों पर चल रही है, उससे दुनिया भर का जो धुआं निकल रहा है, क्या वो सक्सेसफुल हुई है CO2 एमिशन को कम करने में। तो इवैल्यूएशन का लेवल यहाँ पे हमारे पास आता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, इस प्रश्न के बाद में जब इसका भी उत्तर उसे मिल जाता है, तो उसे लगता है कि भाई अभी काम तो हो रहा है, लेकिन उस लेवल पे नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। अब उस ज्ञान से स्वयं को जोड़ता है, अब क्रिएटिंग के लेवल पे आता है, अब किताबी ज्ञान से ऊपर बढ़ जाता है। वो कहता है, कैन आई कम अप विद वेज टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्या मैं ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट्स को कम करने के रास्ते ढूंढ सकता हूं, क्या मैं अपनी ओर से कोई ऐसा नया रास्ता ढूंढ सकता हूं कि मैं ग्लोबल वार्मिंग को
का जो प्रभाव है इसको कम करने के लिए, इससे धरती को बचाने के लिए कुछ नया सॉल्यूशन हम ढूंढ सकते हैं। अब वो इसके बारे में इस सॉल्यूशन की तरफ को बढ़ता है और नए उपाय ढूंढना प्रारंभ करता है। तो अब वो क्रिएट करने चला जाता है। तो कहाँ आप ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग से आपने प्रारंभ किया था, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, और अब वो ग्लोबल वार्मिंग के सॉल्यूशंस को ढूंढने की तरफ को इस टॉपिक से बाहर निकल करके जा चुका है। तो ये एक पूरा जो लेवल आपने एक बच्चे को तैयार किया, ये आपने उसे ज्ञानात्मक क्षेत्र में तैयार किया, उसके कॉग्निटिव डोमेन को यहाँ पे आपने मजबूत किया, और ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक से लेकर के संदर्भ में जो ये एग्जाम्पल है, ऐसा किसी भी विषय को लेकर के आप समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति उस ज्ञान, एक नई चीज को समझे, सुने, उसको महसूस करे, और वहां याद करने से लेकर के क्रिएटिंग के लेवल तक हम उसको ले जाएं। तो हम जब छात्र को पढ़ाएं तो हम ये देखें कि हमारा जो अध्यापन है, हम जो उसको सिखा रहे हैं, कि वो किस लेवल तक इस चीज को समझ पा रहा है और कहां तक इस ज्ञान का प्रसार कर पा रहा है। आगे बढ़ते हैं। भावात्मक ज्ञान क्षेत्र यानी अफेक्टिव डोमेन की अब हम बात करते हैं। अब हार्ट की बात आती है, सेकंड लेवल जो यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे मनोभावों की बात आती है। जो हमारे मनोभाव हैं, जो हमारी मनोदृष्टि प्रेरणा है, जो शिक्षण की सहभागिता है, अनुशासन है, और ऐसे बहुत सारे वैल्यूज जो होते हैं उनको यहाँ पे हम समावेशित करते हैं। किस तरीके से करते हैं मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगा। आकलन, वैल्यूइंग। अब अफेक्टिव लेवल पे स्टूडेंट क्या करता है, अभी तो मेंटल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल की बात हो रही थी ज्ञानात्मक क्षेत्र में। अब भावात्मक क्षेत्र में बच्चा क्या करता है, वो देखता है वैल्यूइंग, जो हम सीख रहे हैं उसकी महत्ता को समझने का प्रयास करता है कि क्या जो हम सीख रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। कई बार अब ग्लोबल वार्मिंग पे कोई वर्कशॉप होती है, कोई सेमिनार होता है, तो बच्चा वहां पे स्वयं जाएगा, वो जानने की कोशिश करेगा कि अब इस क्षेत्र में क्या क्या कार्य हुए हैं। या कई बार कुछ विषय हमारे इंटरेस्ट के होते हैं, तो हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि जरा इसके बारे में और बताएं। जो हमारे इंटरेस्ट की चीजें होती है, जिसका जो भी इंटरेस्ट होता है, तो ये वैल्यूइंग, जब हम उस चीज के वैल्यू को समझते हैं, या आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड की क्या वैल्यू आपके लिए है और ये आपके लिए कहाँ काम आने वाला है। जब उस चीज की आपको वैल्यू है, तो ये वैल्यूइंग के लेवल पे जब आदमी पढ़ना शुरू करता है, सीखना शुरू करता है, तो ये भावात्मक स्तर का, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र होता है। दूसरा, रिसीविंग, आग्रहण। हम क्या रिसीव कर रहे हैं, तो हमारी जो सुनने की इच्छा है वो है हमारा रिसीविंग। हमारी जो सुनने की इच्छा है वो हमारा आग्रहण है, वो हमारा रिसीविंग है। अब हम उस टॉपिक के बारे में सुनना चाह रहे हैं और ज्यादा जानना चाह रहे हैं कि बताइए इस चीज के बारे में बताइए। अगला है रिस्पॉन्डिंग। अब हम प्रतिक्रिया देते हैं, कोई हमें कुछ बताता है, तो अब हमारे मन में उसके संदर्भ में हम उसको अब समझ रहे हैं, तो हम अपने लेवल से भी बातें करना प्रारंभ करते हैं। अच्छा ठीक है, ये ऐसा हुआ, तो अपना कम्युनिकेशन हम स्थापित करते हैं। कोई चीज बताई जाती है तो हम अब प्रश्न पूछते हैं उसके संबंध में कि यार अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा। माना हमें कहा गया कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, तो हमें इसके लिए पेड़ लगाने हैं। तो अब हम पूछ रहे हैं कि भाई हम पेड़ लगाना चाहते हैं, कैसे लगाएं, इस बारे में और बताइए, कौन कौन से पेड़ लगाए जा सकते हैं। माना कहा गया कि अलग अलग पेड़ों से अलग अलग तरीके का एमिशन समाप्त होता है, अलग अलग पेड़ अलग अलग मात्रा में कार्बन उत्सर्जन को ग्रहण करते हैं। तो अब हम उसके बारे में और जानना चाह रहे हैं, हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि कौन से पेड़ हैं, किस तरीके से हैं। तो हम सुनना भी चाह रहे हैं, हम सीख भी रहे हैं, हम उसकी वैल्यू को भी समझ रहे हैं, और हम प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। और जब हम प्रतिक्रिया देते हैं, अर्थात हम उस विषय को कहीं ना कहीं अंगीकार कर रहे हैं, हम अंदर उस चीज को रिसीव कर रहे हैं। और उसके बाद हम करते हैं ऑर्गेनाइज। अब हम उन चीजों को मिक्स करते हैं, हम ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को, अलग अलग विषयों को संबद्ध करने का प्रयास करते हैं, उस ज्ञान को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, और कि हम इसका कहाँ उपयोग कर सकते हैं, कि इस जगह पे ये हो सकता है, उस क्षेत्र में ये चीज हो सकती है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है, यानी मिलान करने का जो क्षेत्र है, ये चौथा लेवल होता है। और पांचवा जो लेवल यहाँ पे आता है, दैट इज कैरेक्टराइजेशन, यानी निरूपण करना, अंतर करना या अभिव्यक्ति करना। अब हम कैरेक्टराइज इस चीज को कर सकते हैं, और अब हम इसमें और अन्य चीजों में अंतर कर सकते हैं। अब हम उस विषय के बारे में बेहतर तरीके से एक समझ को स्थापित कर चुके होते हैं, और अब हम उसकी अभिव्यक्ति करने लगते हैं कि हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचना है, या कोई भी टॉपिक हम कह सकते हैं। तो उसका एक्सप्लेनेशन जब हम अभिव्यक्ति करने की स्थिति में आ जाते हैं, तो वो निरूपण की स्थिति आ जाती है। आइए बढ़ते हैं आगे। तीसरा, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ पे चार्ट बनाया गया है जिसमें कॉग्निटिव डोमेन और अफेक्टिव डोमेन, यानी कि ज्ञानात्मक और भावात्मक के पक्षों को जोड़ा गया है। दोनों अलग अलग नहीं है, आप ये मत समझिए कि ज्ञानात्मक अलग है, भावात्मक, देख दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे ज्ञानात्मक में आप नॉलेज और कंप्रीहेंशन की बात करते हैं, तो नॉलेज और कंप्रीहेंशन की आप बात कर रहे हैं, आप चीजों को, ज्ञान को सीख रहे हैं कि व्हाट क्या है और हाउ, ये चीज कैसे हुई, तो वो रिसीविंग का लेवल है। यहाँ आप इफेक्टिव लेवल पर उस चीज को रिसीव कर रहे हैं।
इसके बाद जब आप कंप्रिहेंशन करते हैं तो फिर वहां से आप रिस्पॉन्ड करते हैं। जब आप रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं तो रिस्पॉन्ड के बेस पे आप एप्लीकेशन उन चीजों का करने लग जाते हैं, उसको अपने जीवन में उपयोग करने लगते हैं। और जब एप्लीकेशन करते हैं तो आप उसकी वैल्यू को समझने लगते हैं। तो ये पूरा एक सिस्टम है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। तो यहाँ पे जो साइकोमोटर डोमेन है, इसमें मनोगत्यात्मक, मनोप्रेरक और क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। यह तकनीकी कौशल के अधिग्रहण से संबंधित है, यानी टेक्निकल एस्पेक्ट अब यहाँ पे आ जाएगा। अब जब आपने ज्ञान तो ले लिया, आपने माइंड के लेवल पे, हेड के लेवल पे और हार्ट के लेवल पे काम कर लिया, अब साइकोमोटर की बात आती है, हैंड के लेवल पे आप काम कर रहे हैं। तो अब स्किल में आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप तकनीकी कौशल का यूज करेंगे इस चीज को समझने के लिए। तो आप यहाँ पे मैनिपुलेशन करने की कोशिश करेंगे। मैनिपुलेशन करने का मतलब है आप ज्ञान को स्वयं अपने आप से एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं। माना अब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमारा कार्बन लेवल क्या है, अभी प्रेजेंट में पर्यावरण में कितना प्रदूषण है, तो आप उसके लिए विभिन्न एप्लीकेशंस का यूज करने स्टार्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आप हस्त कौशल करने के जो लेवल है, मैनिपुलेशन के लेवल पे आप आ जाते हैं। आप इमिटेशन की तरफ बढ़ते हैं, आप प्रतिरूपता में आ जाते हैं। जो ज्ञान आपने सीखा है उसके बेस पे अब आप स्वयं उस चीज को समझने का प्रयास करने की कोशिश करते हैं। आप प्रतिरूप के रूप में काम करने की कोशिश करते हैं। स्पष्ट आप अभिव्यक्ति देते हैं, आर्टिकुलेशन आप करने लगते हैं उस टॉपिक के प्रति। परिशुद्धता, प्रिसीजन, उस टॉपिक के और डीप में जाकर के आप उसका प्रिसीजन करना प्रारंभ करते हैं कि प्रिसाइज। आप प्रिसीजन का मतलब होता है कि किसी चीज को और बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की बहुत डीपर लेवल तक जाना। तो वो प्रिसीजन हम वहां पे करते हैं और बहुत एग्जैक्ट नॉलेज की एकदम रिसर्च लेवल हम जिसे कह सकते हैं, वहां पे हम उस चीज का जाना प्रारंभ करते हैं। और फिर हम उसको नेचुरलाइजेशन करते हैं, फिर हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। अब जहां पे भी वो चीज आती है तो हम उसको अपने हिसाब से, एक दृष्टि हमारी उसके प्रति होती है और हम उसके अनुरूप अपने कार्यों को ढाल देते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और हम उसको अपने जीवन का अंग बना लेते हैं। उसके प्रति एक निश्चित ज्ञान का हम संचार अपने भीतर कर लेते हैं। तो जो ये यात्रा प्रारंभ हुई थी किसी टॉपिक का, ये क्या होता है, वहां से लेकर के ये 3 लेवल जब व्यक्ति के कंप्लीट होते हैं तो यहाँ पे उसका ज्ञान का जो शिक्षण का उद्देश्य है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो वर्गीकरण, ये तो ब्लूम का था, अब तक आपने पढ़ा था। हालांकि ब्लूम के वर्गीकरण में सन 2001 में कुछ परिवर्तन किए गए, और वो परिवर्तन किए गए हैं जो एंडरसन और क्रैथवुल के द्वारा, और उन्होंने थोड़ा सा इसको इंप्रूव करके नई तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि नॉलेज के 4 आयाम हैं। थोड़ा मैं संक्षेप में बता देता हूं। उन्होंने कहा नॉलेज के, ज्ञान के 4 आयाम हैं। ठीक है, पहला आयाम है तथ्यात्मक, यानी फैक्चुअल नॉलेज। कुछ ज्ञान आपको तथ्य के आधार पर याद रहता है, आप जानते हैं कुछ चीज आप फैक्ट के रूप में याद रखते हैं। दूसरा है आपका वैचारिक ज्ञान, कुछ तथ्य के आधार पर आप याद रखते हैं, कुछ वैचारिक के आधार पर इस चीज का आप चिंतन करते हैं और विचारों के आधार पर आप उसके बारे में चिंतन करते हैं, ये उचित है, ये अनुचित है, इस तरीके से होना चाहिए, ये तो ये वैचारिक ज्ञान। और तीसरा है प्रक्रियात्मक ज्ञान, जो आपको प्रोसेस से मिलता है, हर चीज का ज्ञान। माना आपने किसी डिश के बारे में पढ़ा कि ये चीज क्या होती है, तो वो तथ्यात्मक ज्ञान है, फैक्ट है कि भाई ये इन चीजों से बनती है। माना आपको कोई पकौड़े बनाने हैं, आपको पता है कि ये आलू से बनते हैं, तो ये तथ्यात्मक ज्ञान है। लेकिन आप अब वैचारिक ज्ञान लगाएंगे कि भैया मुझे इसका टेस्ट कैसे बढ़ाना है, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो वो वैचारिक ज्ञान हो जाता है। और जब आप उसे बना देते हैं स्वयं, एक बार आप करके उसको बना लेते हैं कि अला भैया आप बात नहीं कर रहे, अभी आप उसको एक्शन करके बना रहे हैं, तो उस लेवल में क्या आ जाता है, ये प्रक्रियात्मक ज्ञान बन जाता है। अब आप उसकी प्रोसेस से आप उस चीज को समझ के, सीख के आप बता रहे हैं, आप किताब से पढ़ के नहीं बता रहे। और चौथा जो होता है जिसे कहते हैं मेटाकॉग्निटिव, यानी इसको हम कहते हैं ज्ञान का भी ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए, इस चीज का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तो ये है मेटाकॉग्निटिव लेवल। तो ये 4 लेवल में उसने ब्लूम को समराइज किया है इन 2 लोगों ने, तो एंडरसन एंड क्रैथवुल ने। तो ये उनका वर्गीकरण है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ग्रेगने और ब्रिक्स ने जो वर्गीकरण यहाँ पे किया हुआ है, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ग्रेगने और ब्रिक्स का जो उन्होंने जो शिक्षण के उद्देश्यों को इन लेवल्स पर विभाजित किया हुआ है। अब इसमें पहली चीज आती है ज्ञानात्मक रणनीतियां। उन्होंने कहा कि पहले कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज आप बनाएंगे। अब ये कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, तो इसमें आप इसको देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति का जो खुद को सिखाने की जो लेवल होता है, या उसकी मेमोरी, स्मरण शक्ति की हम जब बात करते हैं, ठीक है, और उसका जो विचार कौशल है, उसको डेवलप करने की जो क्या होती है,
विधियां होती हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, उन्हें हम कहते हैं ज्ञानात्मक रणनीति। किन रणनीतियों के द्वारा वो ज्ञान ले रहा है। तो आप समझ सकते हैं ज्ञान कहाँ लेगा वो, भाई मेमोराइज करेगा, याद करेगा, स्मरण शक्ति की बात होगी, विचार कौशल की बात होगी, स्वयं के शिक्षण की बात होगी, तो ये ज्ञानात्मक रणनीतियों के अंतर्गत आते हैं। अगला जो इसमें आता है, अगली चीज वो होती है हमारे पास बौद्धिक कौशल, इंटेलेक्चुअल स्किल्स। तो इंटेलेक्चुअल स्किल्स के बारे में अभी हमने काफी लंबा चौड़ा वर्णन किया। वही चीज यहाँ पे दोबारा से आती है कि किसी समस्या को हम कैसे सुलझाएं, या किसी चीज को सीखने का हमारा क्या कंसेप्ट रहेगा, क्या हमारी अवधारणा रहेगी। और नियम सीखने में ये जो प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बौद्धिक कौशल। फिर आती है मनोदृष्टि। तो मनोदृष्टि क्या है कि व्यक्ति का जो आंतरिक और मानसिक जो स्थिति है वो क्या कहलाती है, उसकी मनोदृष्टि। हमारी जो आंतरिक स्थिति होती है, मानसिक स्थिति होती है, तो उसके किसी चीज के प्रति हमारा देखने का एक नजरिया होता है, तो वो हमारी मनोदृष्टि है। तो ये कहता है कि एक इस लेवल पे भी व्यक्ति का ज्ञान होता है। और चौथा हम बात करते हैं यहाँ पे ओरल इंफॉर्मेशन, मौखिक सूचनाएं। व्यक्ति उस ज्ञान को भी संचित करता है जो उसे मौखिक रूप से मिलता है। अक्सर हम लोग देखते हैं बहुत सारी चीजें हम किताबों में नहीं पढ़ते हैं, मौखिक रूप से हमें मिलती हैं, चाहे हम घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, चीजें मौखिक तौर पर हमें ज्ञान के रूप में मिलती हैं। जो बातें लोग करते हैं वो उसे हम ज्ञान के रूप में संचित कर लेते हैं। तो ये भी एक सीखने का एक तरीका है जिसका व्यक्ति क्या करता है, उपयोग करता है। और इसके अलावा जो पांचवा है संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता, जिसे हम मोटर स्किल्स एंड फिजिकल एबिलिटीज कहते हैं। और यहाँ पे जो चीज आती है, इसमें आपका जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, जो आपका तंत्रिका तंत्र है और जो आपका स्नायु तंत्र है, ये तीनों जब एक साथ काम करते हैं तो उनमें सामंजस्य कैसे स्थापित करना है, ये चीज इसके अंतर्गत आती है। तो ये सारी चीजें मिलकर के ग्रेगने और ब्रिक्स का वर्गीकरण जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये सब कुछ मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं, ओवरऑल आप समझ भी रहे होंगे कि ये बातें किस चीज के संदर्भ में हो रही हैं। ये ओवरऑल टीचिंग के बारे में बातें हो रही है, शिक्षण के उद्देश्यों की बात हो रही है। उद्देश्य क्या है, छात्र को सिखाना, और सिखाने के कौन कौन से तरीके हैं, ये तरीके हैं। इसलिए ये सबको मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे और भी वीडियोस मैं इतना ब्रीफली इसको एक्सप्लेन किया है तो थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, तो लेकिन इसकी यहाँ पे आवश्यकता थी। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 5 डोमेन लर्निंग के यहाँ पे बताए गए हैं। हालांकि इसकी अभी उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लें। पहले तो अप्रोच टू लर्निंग, हमारी जो एक सीखने की एक अप्रोच होती है, हम सीखने का एक इच्छा हमारे अंदर होती है, एक तरीका हमारा सीखने का होता है। उसके बाद हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। फिर हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है एंड कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट होता है। पहले हम चीजों को सीखने के लिए जाते हैं, सीखने के बाद हम उन चीजों को समझते हैं, समझने के बाद में हम उसके बारे में जब चर्चा करने लगते हैं तो हमारा लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट होता है। और लैंग्वेज कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट होने के बाद में ये डेवलपमेंट के अलावा और एस्पेक्ट जो आता है, हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट भी यहाँ पे आपके 5 डोमेन्स ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट में आते हैं। तो फिजिकल एंड हेल्थ एंड फिजिकल डोमेन डेवलपमेंट के ऊपर भी व्यक्ति को कार्य करना होता है, क्योंकि माना हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं, लेकिन एक छात्र सीखने के साथ साथ अगर वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, चाहे फिजिकल हेल्थ हो चाहे मेंटल हेल्थ हो, और उसका फिजिकल डेवलपमेंट यदि सही तरीके से नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वो सीखने में उसके अड़चने पैदा करेंगे। तो इसका डेवलपमेंट भी होना साथ साथ में जरूरी है। और इमोशनल सोशल डेवलपमेंट की भी हम बात करते हैं, यानी व्यक्ति का इमोशनल सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उसकी भावनाएं नियंत्रित होनी चाहिए, उसके इमोशंस कंट्रोल होने चाहिए। और जो उसके कंट्रोल्ड बैलेंस्ड इमोशन होंगे तो उस स्थिति में उसका सोशल डेवलपमेंट बहुत बेहतर तरीके से होगा। तो ये एक्सप्लोरेशन था। आगे हम बात करते हैं। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर आपको कोई प्रश्न, कुछ डाउट इस वीडियो से संबंधित है, कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहा है, कोई टॉपिक आप जानना और चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप बताएं। जो हमारी ये प्लेलिस्ट यूट्यूब के ऊपर है, टीचिंग एप्टीट्यूड हब, इसको भी आप यहाँ पे सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्लेलिस्ट में हम ये सारी चीजें जोड़ते रहेंगे, तो आपको आसानी से एक जगह पे ये सब उपलब्ध हो जाएगा यूट्यूब पे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे और वीडियोस भी आपके सामने आते रहेंगे। इसके अलावा आप हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, और अन्य ग्रुप्स के भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आगे, तो आप वहां से उनमें भी कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप और विस्तार से अगर किसी टॉपिक का, किसी विषय का अध्ययन हमसे करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप या आपके कोई मित्र कोई अगर अध्ययन के लिए इच्छुक हैं, तो आप जरूर संपर्क करें।
आपको इसके संदर्भ में हम अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।